डियर स्टूडेंट्स, जो पिछला लेक्चर्स हम लोगों का था, पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने कूलम्ब्स लॉ के बारे में स्टडी किया। ठीक है, कूलम्ब्स लॉ में हम लोगों ने ये सीखा कि अगर दो चार्ज बॉडी है, पॉइंट चार्ज बॉडी है, तो उन दो पॉइंट चार्ज के बीच में अगर कुछ एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है तो उनमें जो फोर्स लग रहा है, चाहे वो फोर्स रिपल्सिव फोर्स हो या फिर फोर्स अट्रैक्टिव हो, उनमें फोर्स कितना लग रहा है उसके मैग्नीट्यूड के बारे में हमने स्टडी किया। ठीक है, तो चलिए हम लोग लेक्चर्स को आगे बढ़ाते हैं और कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक को कवर करते हैं, जिसमें फर्स्ट टॉपिक जो आज आप लोगों की होने वाली है वो है आप लोगों की रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। एंड देन हम लोग कूलम्ब्स लॉ के एक वेक्टर फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे, जहां से आप लोगों के न्यूमेरिकल्स और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। वेलकम बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी के बारे में, रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में और कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे। तो चलिए पहली हेडिंग लगाते हैं और पहली हेडिंग हम लोगों की है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो इसके बारे में एक हल्का सा ओवरव्यू आप लोगों को पिछले लेक्चर में दिया गया था। इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी आज हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, तो हेडिंग क्या है हम लोगों की? इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। अब देखिए इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी जो है, इसको सिंबॉलिक कैसे रिप्रेजेंट किया जा रहा था वो आप लोगों को पिछले लेक्चर में बताया गया था। एक बार और देख लीजिए। जब कूलम्ब्स लॉ आप लोग पढ़ रहे थे तो वहाँ पे एक एक्सप्रेशन मिला था F = 1/4πε Q1 Q2/r²। तो आप देख रहे हो कि ये जो इप्सिलॉन टर्म आया था, जिसे इप्सिलॉन बोला जाता है, ये इप्सिलॉन ही क्या है? इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है। तो आज समझते हैं कि इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी क्या है, या फिर इस सिंबल का नाम इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी क्यों दिया गया इस यहाँ पे। ठीक है, तो अब देखो, आप जब कूलम्ब्स लॉ देखे थे और जब यहाँ दो पॉइंट चार्ज रखे गए थे Q1 और Q2, Q1 Q2 को आपको मालूम है कि Q1 Q2 के बीच में एक पर्टिकुलर डिस्टेंस थी, जिस डिस्टेंस को सपोज किया गया था R। ठीक है, अब ये बताओ कि अगर दो चार्ज हैं, ठीक है, या आप सपोज कर लीजिए कि दो ऑब्जेक्ट है, कोई दो ऑब्जेक्ट कहीं भी प्लेस किए गए हैं, इन दोनों ऑब्जेक्ट को एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर रखा गया है, तो इस दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में कुछ न कुछ एग्जिस्ट कर रहा होगा। मीन्स एयर होगा, वैक्यूम होगा, या फिर हो सकता है इन दोनों ऑब्जेक्ट को किसी एक पर्टिकुलर मीडियम में प्लेस किया गया हो। मतलब व्हेनेवर दीज टू चार्जेस आर प्लेस्ड एट आर डिस्टेंस, देन देयर मस्ट बी एग्जिस्टेंस ऑफ मीडियम in the form of air or vacuum or in the form of any particular medium like water, air or glycerin। मतलब दो चार्जेस हैं तो इनके बीच में मीडियम एग्जिस्ट करेगा। अब इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है क्या? इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी जो इनके बीच में कोई भी, अगर मान लीजिए कि कैसा भी मीडियम हो, ठीक है, इनके जो Q1 और Q2 है, Q1 Q2 के बीच में जो मीडियम होता है, जो मीडियम एग्जिस्ट करता है, ये मीडियम क्या हो सकता है? मीडियम एयर भी हो सकता है, वैक्यूम भी हो सकता है, या फिर कोई पर्टिकुलर मीडियम हो सकता है, वाटर ले लिया जाए या फिर ग्लिसरीन ले लिया जाए या फिर ऑयल ले लिया जाए, मीडियम कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चार्जेस के बीच का जो मीडियम होता है, उस मीडियम की कैरेक्टरिस्टिक को ही क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। ठीक है, तो यहाँ से डेफिनेशन इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी की क्या बनती है? इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी को कैसे डिफाइन करोगे? इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मीडियम, इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मीडियम बिटवीन चार्जेस। चार्जेस के बीच में जो मीडियम है उसकी क्या है? कैरेक्टरिस्टिक है। अब ये कैरेक्टरिस्टिक क्या करता है उसको समझिए, तो उसको भी डिफाइन कर लेते हैं और फिर इसको समझते हैं। यहाँ पे क्या हुआ डेफिनेशन में? इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मीडियम बिटवीन चार्जेस विच रेजिस्ट द इफेक्ट ऑफ चार्ज, द इफेक्ट ऑफ चार्जेस। जो इन दोनों चार्जेस की वजह से जो इफेक्ट मिल रहा है, उस इफेक्ट को हमेशा क्या करता है? रेजिस्ट करता है। उस इफेक्ट का क्या करता है? अपोज करता है। मतलब अब इस चीज़ को समझिए कि अगर Q1 है, Q2 है, तो Q1 और Q2 के बीच में या तो अट्रैक्शन हो रहा होगा या तो रिपल्शन हो रहा होगा। तो ये जो मीडियम इसके बीच में अवेलेबल होता है, वो मीडियम की ऐसी कैरेक्टरिस्टिक होती है कि इन दोनों के बीच लगने वाले अट्रैक्शन फोर्स को, इन दोनों के बीच लगने वाले रिपल्शन फोर्स को वो क्या करता है? रेजिस्ट करता है, डिक्रीज करता है और
अपने फील्ड को ये अलाउ करता है कि इन दोनों के बीच में जो इफेक्ट है उसको क्या करे, डिक्रीज करे। जब अलाउ वर्ड की बात आती है, परमिट वर्ड की बात आती है, इसलिए इस टर्म को क्या नाम दिया गया है, परमिटिविटी का नाम दिया गया है। ये चीज़ें क्लियर है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब ये जो मीडियम है, अगर मीडियम, पॉइंट ध्यान रखना, इफ मीडियम इज एयर और वैक्यूम, मीडियम अगर एयर है, वैक्यूम है, ठीक है, देन इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, उस केस में इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, रिप्रेजेंटेड बाय इप्सिलॉन, इप्सिलॉन नॉट, इप्सिलॉन नॉट से रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। एंड यहाँ पे फोर्स के लिए एक्सप्रेशन क्या मिलेगा, F0, F0 का मतलब क्या हो गया, force whenever charge is kept in air or vacuum, and F0 is written as 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square। ये चीज़ें क्लियर है। अब देखो सेकेंड पॉइंट क्या है, अगर मान लीजिए कि if medium is water, oil etc, मीडियम कोई एक पर्टिकुलर मैटर है, ठीक है, वाटर है, ऑयल है या कुछ और है, देन इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, Fm से, एंड Fm क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन, सॉरी एप्सिलॉन होगा यहाँ पे, एप्सिलॉन नॉट नहीं, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट क्या है, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एंड यहाँ पे एप्सिलॉन क्या है, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम। क्लियर है। तो यहाँ चीज़ें आपने क्या देखी कि इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी क्या है, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी Q1 और Q2 के बीच में जो मीडियम है उसकी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक होती है जो चार्ज के इफेक्ट को क्या करती है, रेजिस्ट करती है, ठीक है। एंड इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी यहाँ पे टू टाइप्स का आपने देखा, एक क्या हो सकता है, फ्री स्पेस या एयर के लिए हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है, किसी एक पर्टिकुलर मीडियम के लिए हो सकता है, ठीक है। जब फ्री स्पेस और एयर के लिए लेंगे तो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी को एप्सिलॉन नॉट से इंडिकेट करेंगे, एंड जब कोई एक पर्टिकुलर मीडियम लेंगे तो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी को एप्सिलॉन से इंडिकेट करेंगे, ठीक है। ये चीज़ें क्लियर है। आइए इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको समझ लेते हैं। मिटा दिया जाए इसको, ठीक है। नोट्स बनाना होगा, इसको वीडियो को पॉज करके आप नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी में ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको बोला जाता है रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यहाँ पे जो टॉपिक आती है वो है आपकी रिलेटिव परमिटिविटी, और इसी को बोला जाता है बच्चों डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। रिलेटिव परमिटिविटी की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसको इंडिकेट करेंगे एप्सिलॉन आर से, जैसे आपने क्लास 11th में रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ा था, क्लास 10th में रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा था, वैसे ही यहाँ पे क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी। एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा तो इसको इंडिकेट किया जाएगा कैपिटल के से। तो एप्सिलॉन और या कैपिटल के की बात करें, दोनों चीज़ें एक ही हैं, उसको समझ लीजिए क्या है, ठीक है। सबसे पहले इसका एक डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं, फिर इसको समझते हैं। डेफिनेशन इसका ये बोलता है कि रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसी भी मीडियम का, ठीक है, हमेशा चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स, जब वो दोनों चार्ज एयर में रखे गए हों, एंड उन दोनों चार्जेस पे लगने वाला फोर्स जब वो दोनों चार्ज मीडियम में रखे गए हैं, उन दोनों के रेशियो को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। मींस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स in air or free space to the electric force in medium।
एयर या फ्री स्पेस में जो इलेक्ट्रिक फोर्स लोगे और जब मीडियम में लोगे तो उन दोनों का रेशियो जब फाइंड आउट करोगे तो जो आपको टर्म मिलेगा वो टर्म ही क्या कहलाएगा, रिलेटिव परमिटिविटी। तो अब देखिए रिलेटिव परमिटिविटी को इंडिकेट कैसे करते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी इज रिप्रेजेंटेड बाय इप्सिलॉन और के, ठीक है। इप्सिलॉन आर या फिर अगर के की बात करें तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपको फॉर्मूला क्या मिल रहा है, F0/Fm, F0/Fm। F0 क्या है, फोर्स वेन एवर चार्ज इज केप्ट इन एयर और वैक्यूम, एंड Fm क्या है, फोर्स वेन एवर चार्ज इज केप्ट इन एनी पर्टिकुलर मीडियम। इसको सपोज कर लेते हैं फर्स्ट एक्सप्रेशन, ठीक है। सिंस हम लोग को ये मालूम है कि F0 की वैल्यू क्या होती है, 1/4πε0 Q1 Q2/r² एंड Fm की वैल्यू क्या होती है, 1/4πε Q1 Q2/r², ठीक है। अब इन दोनों का हम लोग रेशियो फाइंड करते हैं, इन दोनों वैल्यू को उठा क्या करते हैं, फर्स्ट एक्सप्रेशन में पुट करते हैं। जैसे ही फर्स्ट एक्सप्रेशन में आप पुट करोगे इप्सिलॉन और के की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, 1/4πε0 Q1 Q2/r² एंड आपको क्या मिल जाएगा, 1/4πε Q1 Q2/r²। यहाँ से आप देख रहे हो कि 1/4π कैंसिल हुआ, Q1 Q2/r² कैंसिल हुआ, आपको मिल क्या रहा है, इप्सिलॉन और के। और यहाँ क्या मिला, 1/ε0/1/ε। इसको जैसे ही अरेंज करोगे इप्सिलॉन और के इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, ε/ε0। यहाँ देख रहे हो इप्सिलॉन नॉट नीचे आ जाएगा, इप्सिलॉन ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ से आपको फाइनल एक्सप्रेशन क्या मिला, इप्सिलॉन आर जिसको आप के भी बोल रहे हो, ये वैल्यू क्या आ गई, ε/ε0। और यहीं से आप लोग किसी भी मीडियम की इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी फाइंड आउट कर पाओगे। और यहाँ से आपको क्या मिल जाता है, इप्सिलॉन इक्वल टू ε/0 इंटू εr। जब भी क्वेश्चन आपको मिलेगा फाइंड आउट करने के लिए, फोर्स फाइंड आउट करने के लिए मिले, या हो सकता है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी मीडियम का आपको फाइंड निकालना हो, तो उस केस में ε/0 की वैल्यू आपको मालूम होती है। ε/0 की वैल्यू क्या थी, 8.854 इंटू 10⁻12 एंड εr की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। वो दोनों वैल्यू को आप पुट करोगे, ε/0 की वैल्यू फाइंड करोगे एंड दोनों कंप्लीट क्वेश्चन को आप कैलकुलेट कर लोगे। तो यहाँ देख रहे हो कि रिलेटिव परमिटिविटी या डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट से क्या समझ में आया कि जब भी इसको फाइंड आउट करना होगा तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी मीडियम का कितना है और इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी फ्री स्पेस का कितना है। दोनों चीज़ें अगर मालूम है तो दोनों के रेशियो को जैसे फाइंड आउट करेंगे हमें मिल जाएगा इप्सिलॉन आर की वैल्यू या फिर डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू। क्लियर है बच्चों, ग्रेट। तो बच्चों चलिए अब आज की लास्ट टॉपिक को हम लोग कवर करते हैं। और लास्ट की जो टॉपिक है हम लोग की बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कूलम्ब्स लॉ से ही रिलेटेड है और उस पर न्यूमेरिकल्स भी अक्सर बने हैं एग्ज़ाम में और उस पर आपका डेरिवेशंस भी अधिकतर पूछा जाता है, ठीक है। और वो टॉपिक हम लोगों की कौन सी है, जैसा आप लोगों के स्टार्टिंग के लेक्चर में मैंने बताया कि वो टॉपिक है हम लोग की वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, ठीक है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए और नेक्स्ट हेडिंग हम लोग लगाते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। मिटा दिया जाए, ओके। बच्चों वेक्टर की बात अगर कर रहे हैं तो वेक्टर से रिलेटेड चीज़ें आप लोग क्लास 11th में पढ़े हो और 11th में वेक्टर्स में बहुत चीज़ें आपने पढ़ी हैं। 12th में यहाँ पे मैथमेटिक्स में आप लोग वेक्टर के चैप्टर को कवर करोगे। तो देखिए कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म क्या है, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल पर्पस से भी एंड थ्योरेटिकल पर्पस से भी, ठीक है बच्चों। अब देखो वेक्टर फॉर्म में जब भी डेरिवेशन करना होगा तो आप लोग को ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी कोई भी क्वांटिटी अगर वेक्टर क्वांटिटी में मेज़र करनी है वी मस्ट हैव गो थ्रू द फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच इज़ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अगर वेक्टर फॉर्म में हमें निकालना है तो सबसे पहले हम लोग कंसीडर क्या करना होगा, एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लेते हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या बोलता है कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, इसको सपोज कर लेते हैं ये एक्स एक्सिस है एंड जो वर्टिकल एक्सिस है इसको सपोज कर लेते हैं वाई एक्सिस है एंड दिस पॉइंट इज नोन एज ओरिजिन्स फ्रॉम वेयर वी मेक एनी ऑब्जर्वेशन, जहाँ से हम लोग क्या करते हैं हर एक ऑब्जर्वेशन को लेते हैं।
सपोज कर लेते हैं देयर आर टू चार्ज, फर्स्ट वन इज Q1 एंड सेकेंड वन इज Q2 इज प्लेस्ड in this Cartesian coordinate system having position from this reference point is considered to be r1 vector and the positions of Q2 from origin is considered to be r2 vector। अब बच्चों ये बताओ Q1 और Q2 ये टर्म आपको समझ में आ रहा होगा। जब भी ओरिजिन से कोई भी पोजीशन लेते हैं हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी पॉइंट का, तो उसको रिप्रेजेंट करने वाला जो वेक्टर होता है वो क्या इंडिकेट करता है? पोजीशन वेक्टर इंडिकेट करता है। तो r1 और r2 यहाँ पे क्या है? पोजीशन वेक्टर। ये चीज़ आप ध्यान रखोगे। फर्स्ट चीज़ आपको क्या मिली? r1 वेक्टर एंड r2 वेक्टर आर द पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1 एंड Q2। वो Q1 और Q2 का क्या है? पोजीशन वेक्टर है। ये चीज़ें क्लियर है? अब ध्यान दो, जब कूलम्ब्स लॉ हम लोगों को फोर्स कैलकुलेट करने के लिए बोलता है तो ये ज़रूरी है कि हमें Q1 और Q2 के बीच की डिस्टेंस मालूम हो। ठीक है, तो Q1 और Q2 के बीच की डिस्टेंस क्या हो सकती है? या तो डिस्टेंस हम लोग इस साइड से इस साइड मेजर कर सकते हैं, या तो डिस्टेंस हम लोग Q2 से Q1 मेजर कर सकते हैं। हम लोग वेक्टर क्वांटिटी देख रहे हैं तो इसलिए डायरेक्शन दोनों आप देख रहे हो डिफरेंट है। यहाँ पे आप देखो Q1 से Q2 डिस्टेंस ले लें या Q2 से Q1 ले लें। ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर डिस्टेंस ले लेते हैं। हम लोग सपोज कर लेते हैं Q1 से Q2 हम लोगों ने डिस्टेंस लिया है। अब Q1 से Q2 डिस्टेंस लिया है, इसको सपोज कर लेते हैं कि ये डिस्टेंस है r21 वेक्टर, डिस्टेंस ऑफ 2 फ्रॉम 1। ये क्लियर है? अब देखो इस डायग्राम में देखिए, ये डिस्टेंस अगर फाइंड आउट हो जाए तो हम लोग क्या कर सकते हैं? फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप लोगों ने क्लास 11th में वेक्टर्स में एक रूल पढ़ा था, और जो रूल्स था आपका वेक्टर एडिशन का। और वेक्टर एडिशन में दो रूल्स आपने पढ़ा था। पहला रूल जो था वो था आपका ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड सेकंड था पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो यहाँ पे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को यूज़ करेंगे और हम लोग फाइंड आउट करेंगे r21 वेक्टर को। तो अब देखिए r1 वेक्टर कुछ इस तरीके से है, अरेंज कर लेते हैं इसको। r2 वेक्टर देख रहे हो कि r21 वेक्टर का जो टेल है वो r1 वेक्टर के हेड से मिला हुआ है। तो यहाँ पे ये जो वेक्टर है r21 वेक्टर है एंड ये जो वेक्टर है कौन सा वेक्टर है? r2 वेक्टर। तो देखो ट्रायंगल एडिशन से क्या आपको मिलता था? r2 वेक्टर इज इक्वल टू r1 वेक्टर प्लस r21 वेक्टर, और यहाँ से आपको टर्म क्या मिल जाएगा? r21 वेक्टर इक्वल टू r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। इसको मान लेते हैं हम लोग कोई एक्सप्रेशन फर्स्ट। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? एक बार और रिपीट करते हैं। जब आपको वेक्टर फॉर्म देखना होगा तो Q1 Q2 हमने कहाँ रखा है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में रखा है। Q1 की जो पोजीशन है उसको रिप्रेजेंट करने वाला जो वेक्टर है वो r1 वेक्टर है। Q2 की पोजीशन को रिप्रेजेंट करने वाला जो वेक्टर है r2 वेक्टर है। इस वजह से r1 और r2 क्या हो गया? पोजीशन वेक्टर हो गया किसका? Q1 और Q2 का। ठीक है, हमें कूलम्ब्स लॉ अप्लाई करना है तो Q1 और Q2 के बीच के डिस्टेंस चाहिए। Q1 Q2 के बीच के डिस्टेंस हम लोगों ने सपोज कर लिया r21 वेक्टर है। r21 वेक्टर को फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया है? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाया है। जब ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हमने लगाया तो r21 वेक्टर जो हमें मिला वो क्या मिला? r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। ठीक है, अब आ जाइए एक्चुअल डेरिवेशन पे। नाउ आपको मालूम है ये चीज़ें आपको कूलम्ब्स लॉ में बताई जा चुकी हैं। वी नो दैट फोर्स इक्वल टू क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेके चल रहे हैं। मान लेते हैं कि ये फ्री स्पेस है, Q1 Q2 अपॉन r²। ठीक है बच्चों, एक चीज़ ध्यान रखना, कभी भी किसी भी क्वांटिटी को अगर वेक्टर में कन्वर्ट करना होगा तो हमें इस क्वांटिटी में जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उसके यूनिट वेक्टर से हम लोग क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इसको f वेक्टर को कन्वर्ट कर रहे हैं। f वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन ये r क्या है? इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है बेटा? r21 वेक्टर मॉड का स्क्वायर। वेक्टर है इसलिए मॉडुलस हम लोगों ने लिया है, और फिर इसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। यूनिट वेक्टर क्या होता है? जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो और वो हमेशा किसी वेक्टर के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता हो। यह टर्म आपको मिला r21 वेक्टर कैप। अब देखो आपको ये मालूम है कि अगर कोई भी यूनिट वेक्टर है, a कैप है, तो उसको क्या लिखा जा सकता है? a वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ a वेक्टर। तो इस हिसाब से आपको क्या मिलेगा? r21 वेक्टर इक्वल टू क्या मिल जाएगा? r21 कैप इक्वल टू क्या मिल जाएगा? r21 वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ r21 वेक्टर। ठीक है, इस वैल्यू को इसमें जैसे ही पुट करोगे आपको f की वैल्यू क्या मिल गई?
1/4 साइलन नॉट Q1 Q2 अपॉन R21 वेक्टर मॉड स्क्वायर, और यहाँ पे आपको क्या मिल गया, R21 वेक्टर अपॉन R21 मॉडुलस। ये देख रहे हो स्क्वायर है, यहाँ पे पावर 1 है, दोनों कंबाइन होंगे पावर 3 हो जाएगा, और F वेक्टर आपको क्या मिल जाएगा, 1/4 साइलन नॉट Q1 Q2 अपॉन R21 वेक्टर मॉड क्यूब R21 वेक्टर। ये एग्जैक्ट आपका क्या है, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ है। बच्चों ये देखने में कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, एक दो बार आप प्रैक्टिस करोगे इस चीज़ को कर जाओगे। ठीक है, अब देखो आप यहाँ पे भी इसको छोड़ सकते हो, और जो वैल्यू आपने फाइंड की है इसको पुट भी कर सकते हो। जैसे ही वैल्यू आप देखो, इसको मान लिया जाए कि सेकेंड इक्वेशन है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड आपको क्या मिल रहा है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड आपको मिल रहा है एफ वेक्टर इक्वल टू 1/4 साइलन नॉट Q1 Q2 अपॉन R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर मॉड क्यूब एंड R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो रिजल्टेंट एक्सप्रेशन आपको क्या मिल गया, F इक्वल टू 1/4 साइलन नॉट Q1 Q2 R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर मॉडुलस क्यूब R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो बच्चों ये है आपका वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। ठीक है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को इस पर प्रैक्टिस भी करनी है, इस पर न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं, एंड डेरिवेशन के भी चांसेस होते हैं कि इसको डिराइव करने के लिए आपके एग्जाम पेपर में क्वेश्चंस आए। ऑलराइट गाइस, तो इसको आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप लोग बिना हेजिटेट हुए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करिए, उससे रिलेटेड डाउट्स आपके क्लियर किए जाएंगे। ओके गाइस।